नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस और स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट पेपर है आपका दैनिक जागरण। इसे पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए आप लोग। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि बजट के बारे में आप लोग सुनते हैं, एक आप लोग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सुनते हैं। तो इन दोनों के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक ओवरव्यू अपने पास रखिएगा। इनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्थिक अगर सर्वेक्षण की बात करें तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है और इसे प्रयास संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, रोजगार और व्यापार पर डेटा शामिल रहता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, और लेकिन 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, ये जो साल गुजर रहा होता है इसके बारे में लेखा जोखा होता है, सीधी सी बात याद रखिएगा। और जो बजट होता है ये आप देखेंगे कि आने वाले साल के लिए होता है। जैसे आप देखिए कि आप स्टूडेंट हैं, मैं ही मानता हूँ, या आप देखिए परिवार के सदस्य हैं किसी के, तो परिवार के साथ रह रहे होंगे, तो आप देखते होंगे कि एक साल के लिए आप लोग बजट बनाकर चलते हैं कि इतना खर्च आपका आएगा। और फिर आप देखते हैं कि जब वो साल खत्म होगा तो नए साल के लिए, अगले साल के लिए बजट पैसे की जरूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे पिछले साल को आप लोग भूल नहीं जाएंगे, पिछले साल में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि 2023 आ चुका है, तो ये बजट जो होगा ये 23-24 के लिए होगा, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होगा ये 22-23 का होगा। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। और अगर वहीं हम लोग बजट्स की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 112 अगर आप लोग पढ़ें तो एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। और यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण एक तरह से आप देखते हैं कि होता है। और बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुदान, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। और संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना, ये सभी आप लोग देखते हैं। और वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों का विभाग बजट डिवीजन तैयार करने हेतु जिम्मेदार है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप कुछ इसके पॉइंट हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के लिए सशक्त आधारशिला का निर्माण करेगा। यह गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों सहित एक महत्वाकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। मैं ऐतिहासिक बजट के लिए निर्मला सीतारमन और उनकी टीम का बधाई देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी वित्त साहिबा निर्मला सीतारमन है। ठीक है। और आप देखेंगे 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से कोयला, उर्वरक और अनाज की ढुलाई के लिए प्राथमिकता पर परिवहन ढांचे का विकास किया जाएगा। और 33% की वृद्धि पूंजीगत निवेश परिव्यय में की गई है, और यह राशि अब 10 लाख करोड़ रुपए होगी। पूंजीगत व्यय कहने का मतलब है, पूंजीगत खर्च कहने का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कि आप कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई भवन निर्माण कर रहे हैं, कोई अस्पताल बन रहे हैं, ये पूंजीगत व्यय में शामिल, पूंजीगत खर्च में शामिल होता है। और राजस्व व्यय में, अगर राजस्व खर्च में अगर आप लोग देखें तो आप देखिए किसी को आप वेतन दे रहे हैं, कोई सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसी को आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी दे रहे हैं, इसे आप लोग राजस्व व्यय में शामिल करते हैं।
और इससे आप देखेंगे कोई आप लोगों की ना तो आगे के लिए संपत्ति अर्जित होती है, ना पूंजी होती है, और ना ही आप देखते हैं देनदारियां कम होती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य कृषि क्षेत्र संघ, पशुपालन, मत्स्यिकी और उद्यम, डेयरी उद्यम के लिए तय किया गया है। और 9,000 करोड़ रुपए एमएसएमई में क्षेत्र में नए क्रेडिट गारंटी योजना के लिए दिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर नए टैक्स व्यवस्था में कर नहीं लगेगा। पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत का अमृतकाल सिर्फ स्वाभिमान की गौरवमयी अनुभूति का ही अवसर नहीं है, यह स्वावलंबन को ऊंची उड़ान देकर स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प साकार करने का भी स्वर्णिम काल है। बीते वर्ष 5 सालों राज्यों में चुनाव होने के बावजूद मोदी सरकार ने लोक लुभावन की बजाय विकास का दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है। अब सरकार ने इसी संकल्प को सशक्त करते हुए सप्तर्षि मंडल रूपी 7 स्तंभों पर आधारित समावेशी विकास वाला बजट पेश किया है। इंफ्रा, कृषि, एमएसएमई को मजबूती, रोजगार सृजन से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स राहत देने वाले बजट के में अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंचने के लक्ष्य व हरित विकास को भी बराबर महत्व दिया जाता है। और बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को मजबूत पहचान दिलाने के लिए की सोच संघ सरकार ने सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ख्याल रखा है। ये आपकी देख लीजिए, ये निर्मला सीतारमण है, आप लोग देख भी रहे होंगे। लाखों करोड़ों रुपए का बजट खत्म हो गया, आपको कितना मिला ये भी ध्यान रखिएगा। इन मंत्रालयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, पड़ोसी चाइना हो, तो रक्षा क्षेत्र पर हमें ध्यान देना स्वाभाविक सी बात है। तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। और ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा, आंकड़े याद रखिएगा, इनसे पूछ सकता है डायरेक्ट, जो बीते वर्ष से 13% अधिक है। और देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का अधिक जोर है, और जिसके लिए बीते कुछ वर्ष से विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। पिछले बजट में कुल रक्षा आवंटन की बड़ी राशि देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए रखी गई थी। फिर आप देखें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, तो 2.70 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इस बजट में वित्त मंत्री ने सड़क परिवहन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए रखी गई है। और दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गति शक्ति परियोजना में सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका है, और देश में बीते 8 वर्ष में सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। और नए एक्सप्रेसवे, उन्नत हाईवे से आवागमन तथा माल ढुलाई में भी सुगम हुआ है। तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग के लिए कितना, मंत्रालय के लिए 2.70 लाख रुपए मिला है। वहीं रेलवे की बात करें तो 2.41 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान इस वर्ष रेलवे के लिए किया गया है। और देश के इतिहास में इसके पहले कभी इतना बजट भारतीय रेलवे के इंफ्रा को मजबूत करने के लिए नहीं किया गया है। और माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर हो, या फिर आप देखें वंदे भारत जैसी सवारी ट्रेनें, भारतीय रेलवे की छवि आधुनिक और परिवहन सुगम करने के महत्वाकांक्षी प्रयासों को बजटीय आवंटन से गति मिलेगी। कृषि और कल्याण मंत्रालय के लिए बीते कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के एजेंडा में किसान कल्याण प्राथमिकता है। और चाहे किसान सम्मान निधि हो, कृषि के नए तरीके हो, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। और इसी क्रम को बरकरार रखते हुए इस वर्ष बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात हुई थी, तो उसी और आप देख रहे हैं ध्यान दी जा रहा है। प्रमुख योजनाओं को आवंटन, तो आप देखें फार्मा उद्योग के विकास की योजना, इसमें आप देखेंगे 12,050 करोड़ रुपए फार्मा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। और बीते वर्ष यह राशि 100 करोड़ रुपए थी। और भारत फार्मा क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। और अमेरिका की कुल जेनेटिक दवा मांग का 40% और यूनाइटेड किंगडम की कुल दवा मांग का आप देखेंगे कि 25% भारत निर्यात करता है। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। पीएम आवास योजना की बात करें, पीएम आवास योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक गरीबों के लिए आप देखते हैं कि रोज क्या मिलता है, घर मिलता है। 2015 में लॉन्च हुई थी। वंचित वर्ग के नागरिकों की सिर्फ पर छत उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना को इस बार 79
हजार करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। बीते वर्ष 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए बजट में किया गया था, जिसमें बड़ी वृद्धि की गई है। ईवी बनाने और अपनाने से जुड़ी योजना फ्रेम देश भर में पर्यावरण संतुलन में के साथ तेल आयात कम करने के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों बनाने और अपनाने से जुड़ी फेम योजना के लिए इस बार 5,172 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि बीते वर्ष से करीब 2,200 करोड़ रुपए अधिक है। पूर्वोत्तर के इंफ्रा विकास की योजना देश के अंतिम छोर तक संपर्क मजबूत और सुगम करने के लिए केंद्र सरकार के बीते वर्षों के प्रयासों को सशक्त करने के क्रम में इस वर्ष बजट में 2,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्ष 2022-23 में यह राशि 1,419 करोड़ रुपए थी। तो ये भी याद रखिएगा। ये बजट में आप देखेंगे सुरक्षित समाज, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की बात कही गई। पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन करना, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त करना, स्वास्थ्य समाज 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, आईसीएमआर की चुनिंदा लैब में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, सिकल सेल बीमारी को 2047 तक समाप्त करना, जनसंख्या नियोजन, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना, 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता देना, गरीबी उन्मूलन पीएमपीवीजीटी योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 500 आकांक्षी विलोकाओं का विकास के लिए चयन निर्धन कैदियों को जमानत राशि देने में मदद की बात की गई। नारी सशक्तिकरण 7.5% तय वार्षिक ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान किया गया है। 81 लाख स्वयं सहायता समूह के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की तैयारी की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण तो आप देखेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए से गोवर्धन योजना में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करना, वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग के लिए पीएम परिणाम योजना, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए निधियों का आवंटन, जल संरक्षण के लिए तो जल जीवन मिशन योजना के लिए इस बार 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और भी आप देखिए करदाता को राहत तो मध्यम वर्ग के साथ करोड़पति करदाताओं को भी राहत प्रदान की गई है। 15.5 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले को नई व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। फिलहाल पुरानी आयकर व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन सरकार की योजना इस पर पर्दा गिराने की है। और क्षमता विस्तार तो बजट में वृद्धि के साथ रक्षा क्षेत्र में नए सफर पर है और एमएसई क्षेत्र में बगैर जमानत कर्ज देने की सुविधा जारी रहेगी। मिशन मोड में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। सरकारी आंदोलन में छूटी हुई पंचायतें भी आएंगी। समावेशी विकास बागवानी, अनाज, दुग्ध पालन और मत्स्य पालन पर जोर होगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत मोटे अनाज यानी कि अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। ऐसे हर थाली तक पहुंचाने का प्रयास होगा। हरित भारत नेट जीरो उत्सर्जन 2070 का लक्ष्य पाने को ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा बदलाव के लिए 35,000 करोड़ रुपए की योजना। लद्दाख में सौर परियोजना ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से आमजन व कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वंचितों को वरीयता, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की व्यवस्था और दृढ़ की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल सम्मान से कारीगरों व शिल्पियों की स्थिति बदलने के लिए साथ एमएसएमई से जुड़ने की तैयारी। युवा शक्ति तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 में नई के अनुसार कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे और स्वदेशी एआई के लिए देश में 3 विशेष केंद्र स्थापित होंगे। बुनियादवाद निवेश तो देश में इंफ्रा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा पूरे जोर लगा रही है। इस क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार सृजन का चक्र जारी रहेगा। जीडीपी का 3.3% बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर सरकार ने संकेत दिया है कि विकास का यही रास्ता रहेगा, सस्ता रहेगा रास्ता। वित्तीय संतुलन सरकार ने खजानों की स्थिति दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया है। राजस्व संग्रह के मोर्चे पर स्थिति सुखद है। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए योजना बनी है और निर्यात और निर्माण को प्रोत्साहन
भी दिया गया है। अब कहोगे कि राजकोषीय घाटा क्या है? क्या राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो आप लोगों को सरकार की कुल आय और व्यय में जो अंतर होता है ना, राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 100 रुपये आपकी आय है और 150 रुपये खर्च है, तो उसी को आप लोग क्या कहते हैं, आप घाटे में चल रहे हैं ना, राजकोषीय घाटा। 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट बीते वर्ष पेश किया गया था, ठीक है, पिछले साल। और इसमें आप देखेंगे कि जीवन की गुणवत्ता, सभी को आवास, तो 2.1 करोड़ घर बने हैं अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। स्वास्थ्य सेवा 22 करोड़ हो गई है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या। इसके तहत आप देखते हैं कि फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है। बढ़ रही है सड़क कनेक्टिविटी, तो आप देखेंगे कि 7.2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और वर्ष 2000 से अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुविधा संपन्न स्कूल व अध्यापक 14,500 पीएम श्री स्कूल की होगी इस बात स्थापना। नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। सामाजिक सुरक्षा, तो 30 करोड़ पंजीकरण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 49 लाख पंजीकरण प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में है। आजीविका सुरक्षा, तो 6.5 करोड़ लोगों का रोजगार मिला है 2022-23 में मनरेगा के तहत। स्वच्छ ईंधन, ये आप देखेंगे, और इसमें आप देखें 11 करोड़ कनेक्शन मिले हैं उज्ज्वला योजना के तहत। महिलाओं को आप देखते हैं कि गैस कनेक्शन की बात होती है ना, उसी की बात हो रही। कौशल विकास, तो 13 लाख को मिला है प्रशिक्षण ग्रामीण कौशल योजना के तहत। स्वच्छता एवं पेयजल, 11 करोड़ नल से जल कनेक्शन की बात होती है। बिजली की बात करें तो 2.9 करोड़ घर हुए रोशन सौभाग्य योजना के तहत। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बजट एक नज़र में आप लोग देख लीजिए, और ये आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, राजस्व प्राप्तियां हो गई, कर राजस्व हो गया, विभिन्न कर भिन्न राज्य हो गया, पूंजी प्राप्तियां हो गई, ऋणों की वसूली हो गई, अन्य प्राप्तियां हो गई, उधार और अन्य देयताएं, कुल प्राप्तियां, कुल व्यय, राजस्व खाते पर और ब्याज भुगतान, पूंजी संपत्तियों का सृजन हेतु सहायता अनुदान, पूंजी खाते, राजस्व घाटा, ये सभी की बात हो रही। यहाँ टॉप आप लोग ये याद रखिएगा, बाकी आप लोगों को याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिएगा। और आज के जो पेज है ना बजट वाले, ये आप लोगों को क्या रहेगा कि टेलीग्राम पर जरूर डाल देंगे, तो ऐसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो आप देखेंगे 2021-22 में वास्तविक रही है कितनी, 21,69,905। और 2022-23 के लिए अनुमान की बात करें तो 22,04,422। संशोधित अनुमान 23,48,413। अब 2023-24 में बजट अनुमान कितना लगाया गया, 26,32,281। कर राजस्व की बात करें तो आप देखेंगे कि 18,04,793 ये वास्तविक है 2021-22 में। और 2022-23 में अनुमान कितना था, ये 19,34,771। और सही संशोधित अनुमान कितना है, 22,86,662। और बजट अनुमान अभी इस बार कितना लगाया गया, 23,30,631। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप देखिए कर भिन्न राजस्व कितना 3,65,112 है ये 2021-22 में वास्तविक। और आप देखेंगे कि इसमें आपका अनुमान 2022-23 में अनुमान कितना था, 2,69,651। और संशोधित अनुमान ये आप देखेंगे 2,61,775। और इस बार कितना गया बजट अनुमान 2023-24 में, 3,01,650। पूंजी प्राप्तियों में अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे 16,23,896 रहा है 2021-22 में वास्तविक। और 2022-23 में अनुमान कितना था, 17,40,487। और लेकिन हुआ कितना संशोधित अनुमान, 18,38,819। और इस बार का कितना रखा गया, 18,70,816। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सरकारी रुपये का हिसाब किताब, ये आप देखिए 1 रुपये है, इसमें से आप देखेंगे उदाहरण के लिए मान लिया जाता है 1 रुपये, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि कितना कहाँ से आएगा, आपके पास कहाँ से रुपया आएगा और कहाँ खर्च होगा, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले आप लोग आय देखते हैं, तो आप देखिए 15 पैसे आपको निगम कर से आएंगे,
15 पैसे आप लोगों को पास आयकर से आएंगे, 4 पैसे आप लोगों के पास सीमा शुल्क से आएंगे, 7 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिलेंगे, 17 पैसे जीएसटी और अन्य करों से आपको मिलेंगे, और 6 पैसे विभिन्न प्राप्तियां होंगी, और आप देखेंगे और 2 पैसे ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां होंगी, और आप देखें 34 पैसे उधार व अन्य देयताएं रहेंगी। सबसे ज़्यादा आप देखिए 34 पैसे उधार और अन्य देयताओं की रहेगी। अब आप देखेंगे कहाँ जाएगा ये, तो आप देखेंगे कि 9 पैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होंगे, 8 पैसे अन्य व्यय होंगे, 4 पैसे पेंशन पर खर्च होंगे, 18 पैसे कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा क्या रहेगा उस पर होंगे, 9 पैसे वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर होंगे, 7 पैसे सब्सिडी पर होंगे, 8 पैसे आप देखेंगे रक्षा पर होंगे, 20 पैसे ब्याज अदायगी पर, और 17 पैसे केंद्रीय योजनाओं पर। ये वित्त आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो वित्त आयोग के बारे में आप लोग सुने होंगे। एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और संविधान के अनुच्छेद 280 को पढ़े होंगे। इसमें वित्त आयोग की बात कही गई है, और आप देखेंगे 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पैसे की बजट की बात होती रहती है। किस मंत्रालय के लिए कितना आवंटन मिला है ये भी देख लीजिए। 5.94 लाख 94 आप देखें लाख करोड़ में है। 5.94 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए, 2.70 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए है, और 2.41 ये लाख करोड़ में है, याद रखिएगा। रेल मंत्रालय के लिए 1.96 गृह मंत्रालय के लिए, 2.06 उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए, 1.48 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए, 1.60 ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए, 1.25 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए, 1.23 संचार मंत्रालय के लिए। चलिए, बजट में राज्यों को मिली हिस्सेदारी तो आप देख लीजिए, संशोधित अनुमान है, बजट अनुमान है, लाख करोड़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2000 देखिए 23-24 में 18 दशमलव कितना लगाया जा रहा है, 63%, और 2018-19 में आप देखेंगे कि ये कितना 11.95, 2019-20 में 11.45, 2020-21 में आप देखेंगे 13.20, और 2021-22 में 17.06, और आप देखें 2022-23 में क्या आपका संशोधित अनुमान 17.11 है, और आप देखेंगे कि बजट अनुमान कितना 18.63 रखा गया है। लाख करोड़ में ये भी है, याद रखिए। क्षमता और भरोसे के साथ बढ़ेगा देश। कदम मेक AI इन इंडिया। शिक्षण संस्थानों में 3 स्पेशलाइज्ड ER सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। विवाद से विश्वास 1 MSME के लिए अनुबंधों के पालन में नरमी। विवाद से विश्वास 2 सुगम और मानकीकृत सेटलमेंट स्कीम। ई कोर्ट का तीसरा चरण किया जाएगा लॉन्च। बिजनेस एंटरप्राइजेज और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एंटिटी डिजी लॉकर बनाया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। प्रयोगशालाओं में हीरा सेक्टर के लिए R&D ग्रांट दिया जाएगा। उम्मीदों की बात करें, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल शहरों के विकास की AI आधारित समाधान मिलेगा। स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा। कोविड महामारी से प्रभावित MSME को राहत मिलेगी। सरकारी एवं सरकार आश्रित कंपनियों के मामले में अनुबंध संबंधी विवादों का तेज निपटारा होगा। न्याय का प्रभाव प्रबंधन हो सकेगा। कंपनियों के लिए दस्तावेज सुरक्षित तरीके से स्टोर करने और शेयर करना संभव हो सकेगा। क्षेत्र में रोजगार एवं कारोबार की क्षमता का हो सकेगा पूरा दोहन। घरेलू उत्पादन की प्रोत्साहन देने हेतु आयात निर्भरता कम करने में मदद क्या होगी, मिलेगी। तो ये भी याद रखिएगा। बाजार के बोल आप देख लीजिए। वैश्वीकरण के इस दौर में बजट के दिन निवेशकों की तत्कालिक प्रतिक्रिया शेयर बाजार में उछाल या गिरावट के रूप में दिखती है। 1991 से अब तक कुल 8 वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है, और बजट जारी किए जाने के दिन BSE के सेंसेक्स की यह प्रक्रिया रही है। 35 है जुलाई 1991 से लेकर अब तक के कुल बजट अंतरिम भी शामिल की संख्या। 15 बार गिरावट और 20 बार उछाल आपको देखने को मिला है। तो आप देखेंगे दूसरा बजट था 900%। 29 फरवरी 1992 को सर्वाधिक उछाल या वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। 5.80। 6 जुलाई 2009 को बजट वाले दिन शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट, इसे प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था। देखिए मंत्री सेंसेक्स की बात हो रही है। 2022 में निर्मला सीतारमण, और 2023 में आप देखेंगे
46 और 0.27 से आप देखेंगे प्रतिशत गिरा था। चलिए, केंद्र सरकार का व्यय बजट 2023-24 के लिए अनुमान। मृदा आप देखें मध्य पेंशन पर आप देखें कितनी राशि खर्च की जाएगी, रक्षा पर कितनी खर्च की जाएगी, तो इनकी बात हो रही है, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा। पेंशन के लिए आप देखेंगे 2,34,359 आप देखेंगे कि क्या खर्च किए जाएंगे, आप देखेंगे करोड़ में होंगे। ठीक है, रक्षा के लिए आप देखेंगे कि कितना 4,32,720 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग के लिए 48,169 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पूर्वोत्तर विकास के लिए 5,892 करोड़। शिक्षा के लिए 1,12,899। ऊर्जा के लिए आप देखें 94,915। विदेश मामले के लिए 18,050। वित्त के लिए 13,574। स्वास्थ्य के लिए 88,956। गृह के लिए 1,34,917। और ब्याज के लिए आप देखेंगे, ब्याज के लिए कितना 10,79,971। IT और दूरसंचार के लिए 93,478। अन्य के लिए आप देखेंगे 1,20,524। योजना और सांख्यिकी के लिए 6,268। ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204। वैज्ञानिक विभाग के लिए 32,225 करोड़। और सामाजिक कल्याण के लिए आप देखेंगे कि 55,080। कर प्रशासन के लिए 1,94,749। राज्यों को अंतरण 32 कितना 3,24,641। परिवहन के लिए 5,17,034। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 61,118। शहरी विकास के लिए 76,432 आपको देखने को मिलेगी। ये सब्सिडी की अगर हम लोग बात करें तो उर्वरक में आप देखेंगे 1,75,100। खाद्य के लिए 1,97,350। पेट्रोलियम के लिए 2,257। कृषि एवं संबंधित PM किसान को छोड़कर 84,214। PM किसान के लिए 60 करोड़। कुल आप देखेंगे इस तरह से 45,03,097 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, कोविड महामारी के दौर में प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, कर संग्रह भी अपनी पुरानी स्तर पर पहुंच रहा है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बात पते की मैं, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चिट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद आप देखेंगे चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने आप देखेंगे 8 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार अधिकतम बजट पेश किया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इन शब्दों को समझें आप लोग। देखिए, बजट अनुमान, सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है, इसे ही बजट आप अनुमान कहते हैं। संशोधित अनुमान, बदली परिस्थितियों में अक्सर सरकार की आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है और बजट में चालू वित्त वर्ष की संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं। साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा, कमाई कम और खर्च ज्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है और इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और यदि कमाई ज्यादा हो और राजकोषीय मुनाफा कहा जाता है उसे। राजस्व घाटा की बात करें तो सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व व्यय देश चलाने के लिए होने वाले खर्च राजस्व व्यय होता है। यह खर्च सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज, राज्य सरकारों को अनुदान देने में शामिल होता है। इसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिल रहा होता है। पूंजीगत व्यय, जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश आदि के मद में होता है, स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल से कम समय मिले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कहते हैं। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से निखरेगा भारत। 10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है पूंजीगत निवेश, इसमें 33% की वृद्धि हुई है। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की पहचान की गई है। बंदरगाह, कोयला, स्टील और वर्क सेक्टर में एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में बढ़ावा देने के लिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करते हुए टियर 2, टियर 3 शहरी
शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 15,400 गुना से भी अधिक वृद्धि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बीते सात वर्ष में हुई है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 472 से बढ़कर 73,000 पार कर चुकी है। चलिए सस्ते क्या हुए हैं? खिलौना, LED टीवी और मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियाँ, हीरे के आभूषण, बायोगैस में से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल और मोबाइल फ़ोन, साइकिल। महंगा क्या हुआ है? कपड़ा, पीतल, छाता, विदेशी किचन चिमनी और आयातित चांदी के सामान, सोना, प्लेटिनियम, विदेशी खिलौने, सिगरेट। तो सिगरेट पीने वालों, आप लोगों के लिए चिंता का कारण है कि सिगरेट महंगी हो गई है। और हीरा पहनने वालों, सोने के जो आभूषण हमारे देश में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा पहने जाते, चांदी ज़्यादा पहनी जाते, तो वो भी ध्यान रखें कि उनके लिए भी महंगी हो गई। विकास और समृद्धि का बजट रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश हुआ है और मध्य वर्ग को कर छूट का उपहार भी मिला है। बुजुर्गों के लिए छोटी बचत स्कीमों का आकर्षण भी रहा है। चलिए ये भी देखते रहिएगा आप लोग। शेयर बाजार ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया, रहा आशावादी। और राजकोषीय संतुलन को लेकर चुस्ती बरकरार। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए हुई घोषणाएं। 7.4% अधिक खर्च वाला बजट पेश किया गया है। एनसीआर के लिए आप देखें तो 11,932 करोड़ का बजट मिला इस बार दिल्ली पुलिस को। पिछले वर्ष की तुलना में 1,577 करोड़ ज़्यादा है। 3,596 करोड़ रुपये RRTS को मिले। साहिबाबाद से जंगपुरा तक का कॉरिडोर का काम होगा पूरा। ये आप देखें 8,196.87 करोड़ रुपये का बजट मिला है एम्स समेत दिल्ली में केंद्र सरकार के 5 अस्पतालों को। चलिए, और कारोबारियों के पैन कार्ड की पहचान पत्र, जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर KYC अपने ग्राहक को जाने प्रक्रिया का सलीकरण किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को ऐसी KYC प्रणाली रख लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल इंडिया की जरूरत को पूरी करते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों की बचत स्कीमों के लिए जमा राशि की मौजूदा सीमा दोगुनी करके 30 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाला बजट है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पुलिस व्यवस्था होगी मजबूत। चलिए, अदानी ने वापस लिया 20,000 करोड़ रुपए का FPO। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आजकल काफ़ी ने झटका भी लगा है। देश की सुरक्षा के लिए दूसरों की उदारता पर निर्भर नहीं रहते हैं, जनरल पांडे कह रहे हैं। आप देखिए, थल सेना प्रमुख। और सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से केंद्र को हलफनामे को सार्वजनिक करने को कहा है। और आप सभी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सेवा जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति से सजती राजनीति। और सरकार ने रेवड़ी संस्कृति के बजाय विकास पर ध्यान दिया है। बजट सार को लोगों तक पहुंचाने का पहले इंतजाम कर चुकी भाजपा। रामलला के लिए अयोध्या पहुंची शालीग्राम। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अयोध्या कहाँ से आई? नेपाल से आई। और बिहार होती हुई उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। और नेपाल से आप देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स प्रणाली को ही दी जाएगी प्राथमिकता, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था भी रहेगी जारी आपकी। 45,000 रुपये टैक्स देना होगा अब 9 लाख रुपए तक की कमाई पर। 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना होगा अब 15 लाख रुपए की कमाई पर। चलिए, ये भी देखिएगा आप लोग। और ये आप लोगों को अग्निवीरों की कमाई होगी पूरी तरह कर मुक्त। ये भी आप लोगों को इस पर टैक्स नहीं देना होगा। जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ऐसे जानिए आयकर की दरों में गणित। पुराना टैक्स आप देखेंगे 0 से 2.5 लाख रुपए तक 0, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 से 7.7 लाख तक 15%, 7.5 से 10 लाख तक 20%, 20 लाख से ऊपर 30%। और अभी जो बचता है नया टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 तक आप देखेंगे कि 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। चलिए, ये भी याद रखिएगा। नई और पुरानी स्कीम के तहत कितना चुकाना होगा आयकर। चलिए, ये भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, ये पूरा न्यूज़पेपर आज का मैं
डाल दूंगा, जो भी हो सो हो। वित्त वर्ष 2024 तक आय कॉर्पोरेट कर में 10% की वृद्धि होगी। और प्रॉपर्टी में निवेश पर कैपिटल गेन की सीमा अब 10 करोड़ की बात की गई है। लोकपाल के लिए 92, सीबीसी के लिए 44 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये आप देखें, लोकपाल आया हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, कोई जादू की छड़ी आ गई और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो आप देखते हैं कि क्या, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है 2019 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार आप लोगों को ज्यों का त्यों दिखाई देता है, क्योंकि आप देखिए कि इस भ्रष्टाचार में हम सभी लोगों का योगदान रहता है। सीबीसी की बात करें तो आप देखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है। फरवरी 1964 में, फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। पूरी तरह से आयातित लग्जरी कारें 2% होंगी महंगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि बिना छूट की सरल टैक्स व्यवस्था लाना चाहते हैं। पूरी बजट की बात होगी आज। ये आप देखेंगे कि समावेशी विकास, खेती किसानी को नए युग में ले जाने की तैयारी हो रही है। कृषि क्षेत्र को हाईटेक बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रस्ताव बजट में शामिल है। और शुरू होगी पीएम मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। और इसके लिए आप देखेंगे पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शामिल की गई है। चलिए, और आप देखेंगे कि खेती को उद्योग से जोड़ने वाले युवा स्टार्टअप उद्यमियों के लिए विशेष एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि ऋण के लिए 18 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ऋण के लिए पिछले साल किया गया था। और 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया मत्स्य पालन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को पीएम प्रमाण की बात हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर की संतुलित प्रयोग व विकल्प फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन के लिए। और धरती को प्रदूषण को घटाकर मिट्टी की सेहत सुधारने में मिलेगी मदद। 10,000 करोड़ रुपए की योजना से जैविक खाद में बदलेंगे कचरा। 200 कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र शहरों में लगाए गए हैं। 10,000 बायो इनपुट आप देखेंगे रिसोर्स केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। खुशहाली की ओर बढ़ते कदम। और ये आप लोगों को कृषि क्षेत्र की बात हो रही है। 28,582 करोड़ रुपए निर्यात किया गया है 2001 में। और आप देखेंगे कि 2021-22 में अगर आप लोग देखें तो 3,75,742 करोड़ का निर्यात हुआ है, बहुत बड़ा है। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, मलेशिया हमारे लिए सबसे बड़े बाजार हैं। हम लोग यहाँ कुछ सामान बेचते हैं। और छोटे गांव में भी जलेगी सहकारिता की मसाल। और सिंगापुर की शिक्षाविद ने बजट को सही दिशा में बड़ा कदम बताया। यूं बड़ा उत्पादन आप देखिए खाद्यान्न का। और आप लोग देखेंगे मछली उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलेगा 1951 में 752 थी, ये आप देखेंगे किस में, और अभी पहुंच चुका है 16,253। चलिए, मोटे अनाज के साथ किसानों को बहुरेंगे दिन, तो आजकल मोटे अनाज पर भी जोर दिया जा रहा है। चलिए ये भी याद रखिएगा। भारत जल्द ही अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। मनरेगा बजट में 20% की कटौती की बात हो रही है। ये मनरेगा की बात याद रखिएगा, मनरेगा से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मनरेगा, ये आप देखते हैं कि मनरेगा योजना के बारे में आप लोग सुने हैं ना, 2000 कब आई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात हो रही है। 100 दिन रोजगार देने की बात होती है ना, तो ये भी 7 सितंबर 2006 को विधान द्वारा अधिनियमित की गई थी। चलिए, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया था। पहले नरेगा के नाम से जिसे जानते थे। कृषि उद्योग से जुड़े कारोबारियों और किसानों संगठनों से घोषणा का किया स्वागत। अब बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम सराहनीय प्रयास है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में होंगे, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में होंगे। बजट की आलोचना भी की जा रही होगी बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो उत्पादक वन महिलाएं करेंगी देश का विकास। और 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए वन टाइम नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कराएगा उपलब्ध जाएगा। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। और 7.5 सालाना की दर से किया जाएगा ब्याज, और जरूरत पड़ने पर पैसे की आंशिक निकासी की भी की जा सकेगी। तो महिलाएं भी कहीं कम नहीं हैं।
उन्हें आप देखिए जहां मौका मिल रहा है बहुत बेहतर तरीके से अपना कर्तव्य निभा पाए। संवेदनशील जनजातियों के भविष्य की देखिए चिंता, जनजातीय वर्ग को मुख्यधारा में शामिल करने को प्रधानमंत्री PBGT विकास मिशन का शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। 15,000 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी अगले 3 वर्षों में इस योजना को लागू करने के लिए। 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी एकलव्य आवासीय विद्यालयों में। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा में निखार सशक्त हुआ समाज। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। $5 अरब पर पहुंच जाएगा भारत के हेल्थ टेक सेक्टर 2023 में। $50 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है अगले 10 साल में। और $4 अरब की हो गई है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। और 61.8 अरब था 2017 में हॉस्पिटल इंडस्ट्री का आकार। $132 अरब पर पहुंचने का अनुमान है 2023 में। आयुष्मान से रच रहे हैं कीर्तिमान। आयुष्मान योजना की बात हो रही है। निर्धन कैदियों के लिए आप देखेंगे जमानत की बात की गई है। 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए किया गया है। पड़ोसियों के लिए खोला खजाना, 18,050 करोड़ आवंटित। पड़ोस प्रथम नीति के तहत कई देशों को दी जाएगी मदद। इसके लिए विदेश मंत्रालय के बजट में की गई वृद्धि। विभिन्न देशों के लिए 5,408 करोड़ रुपये की विकास की सहायता की बात की गई है। अभी आपने देखा होगा जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, ये भी आर्थिक संकट से गुजरा था। हम लोगों ने बहुत मदद की इसकी। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका की भी देखने को मिलेगी। चलिए ये भी OROP के लिए 28,138 करोड़ रुपये की बात की। वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट आवंटन 66% बढ़ा। 79,590 करोड़ रुपये हो गया है इस योजना के कुल व्यय का बजट। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट घटा है। वंचित बनेंगे आत्मनिर्भर, कौशल सम्मान का सियासी हुनर। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े कमजोर वर्गों के लिए PM विकास योजना की बात हो रही है। राज्य में विभिन्न जाति वर्गों में शामिल कारीगर और शिल्पकारों पर नजर की बात हो रही है। चलिए पढ़िएगा, आंकड़े देखते रहिएगा आप लोग। आर्थिक विकास के लिए इस बार भी पूंजीगत खर्च पर जोर देने की बात हो रही है। विशेषज्ञ अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं इस पर। इंफ्रा के विकास के लिए सरकार ने खोले हाथ। रोजगार सृजन के लिए बेहद अहम क्षेत्र का सरकारी खर्च 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश की बात हो रही है। इंफ्रा के लिए प्रस्तावित आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। सरकार ने तीसरे साल इस क्षेत्र में पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी की है। चलिए 1.62 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। NHAI के बजट में सीधे 28,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात हो रही है। चलिए ये देखते रहिएगा आप लोग। 28,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है NHAI के बजट में। 100 करोड़ अहम परियोजनाओं में 15,000 करोड़ रुपए का योगदान करेंगे निजी क्षेत्र। 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए सड़क परिवहन मंत्रालय को पिछले बजट में। नए अवतार में रफ्तार को अब नया आयाम देंगे। देखिए 35 ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की बात कही गई है बजट में। 26,000 करोड़ से दूसरे वर्जन की 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का काम भी प्रगति पर है। रेलवे को पूंजीगत व्यय के लिए मिले 2,41,000 करोड़ रुपए। अब तक की सबसे बड़ी राशि पिछले 9 वर्षों में हुई है 9 गुना की वृद्धि। राष्ट्रीय रेल विजन 2023 की घोषणा आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आप देख 1.5 गुना हुआ हाईवे का जाल। ये हाईवे भी बढ़ रहा है, आप देखते रहें कि शहरों में लोगों की जीवन को सुगम बनाने की कोशिश भी हो रही है। और छोटे शहरों के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। यूजर चार्ज की तरह बढ़ सकेंगे, केंद्र भी करेगा मदद। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डोज 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विकास के लिए की बात की गई है। इंफ्रा के विकास के लिए राज्यों को मिलेगी मदद। ODOP ने वोकल फॉर लोकल की नई गूंज की बात की है। सरकार 50 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट का पुनरुद्धार करेगी, ये भी कहा गया है। भविष्य के भारत की आधारशिला रखने वाली दूरदर्शी बजट की बात हो रही है, ये कह रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की राह पर बड़ा देश। बजट में ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का दिखाया रास्ता। देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनके बजट के बारे में। ऐसा होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कुल आवंटन आप देखेंगे 19,744 रहेगा और करोड़ में है ये। साइट कार्यक्रम 17,490 करोड़। पायलट प्रोजेक्ट 1,466। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 400। अन्य खर्च के लिए 388 करोड़ रुपए की बात हुई है। वर्ष 2030 तक भारत में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हर वर्ष करने की क्षमता स्थापित की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा
देने से इकोनॉमी में कच्चे तेल में बनने वाली ईंधन की हिस्सेदारी कम होगी। एनर्जी स्टोरेज पर भी काम करने की जरूरत है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए बनेगी नीति। 0.6 लाख नई नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। चलिए आप लोग देखिएगा, और टाइम मिलेगा तो एक आपका बजट पर और स्पेशल लेक्चर रख लेंगे हम लोग। जो महत्वपूर्ण आंकड़े रहेंगे ना उन्हें उन्हें देख लेंगे। पर्यावरण संघ आमदनी भी सुधारेगी मिट्टी। और सूचना प्रसारण मंत्रालय को 4,692 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 500 ब्लॉक में चलेंगी आकांक्षी कार्यक्रम। और 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग में पैसा नहीं बनेगा बाधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वाहन खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ईवीएम की खरीद के लिए 1900 करोड़ रुपए की आवंटन की बात की गई है। देखिए ईवीएम चुनाव होते हैं ना, उसके लिए। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिलेगी गति, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। इसी वर्ष से चलने लगी हाइड्रोजन ट्रेनें, रेल मंत्री कह रहे हैं। और मजबूत हुआ भारत को कार्बन मुक्त बनाने का संकल्प। सरकार को मिला राजस्व, आप देखेंगे कुल आय हो गई आपकी और आप देखेंगे कर राजस्व हो गया। ये आप देखें अन्य स्रोतों से कुल प्राप्ति हो गई, आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये 2023-24 के लिए अनुमानित है, क्योंकि अनुमान लगा ही सकते हैं अगले आने वाले साल के लिए। ये आप देखेंगे कि कुल आय, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 21,69,905। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 2000 किसके लिए 21-22 में रहा था। और 2022-23 में आप देखें 23,48,413 रहा है। और आप देखेंगे कि 2023-24 में अनुमानित कितना है 26,32,281। कर राजस्व की बात करें तो आप देखेंगे 2021-22 में 18,04,793 रहा है करोड़ में। और आप देखेंगे कि इस बार 2022-23 में कितना रहा है 20,86,662 करोड़। और वहीं आप देखेंगे 2023-24 के लिए अनुमानित कितना है 23,30,631। और अन्य स्रोतों से आप देखेंगे तो 2021-22 में 3,65,112 रहा था। 2022-23 में 2,61,751 रहा है। और 2023-24 के लिए अनुमानित कितना है 3,01,650। कुल प्राप्तियों में आप देखेंगे तो 2021-22 में 37,93,801 था। 2022-23 में आप देखेंगे कि 41,87,232 हो गया। और अब 2023-24 के लिए अनुमानित कितना है 45,03,097। सरकार का कुल व्यय आप लोग देखेंगे इसमें, और ये 37,93,801 था 2021-22 में। ये आप देखें 2022-23 में रहा 41,87,232। और आप देखेंगे कि 2023-24 के लिए अनुमानित कितना है 45,03,097। ठीक है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2021-22 में 15,84,561 था, और 1 करोड़ में है राशि, याद रखिएगा। और 2022-23 में रहा है 17,55,319 करोड़ में। और आप देखें 2023-24 के लिए अनुमानित है 17,86,816। सीमा शुल्क में बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। चलिए ये आप देखेंगे 25% किया गया सीमा शुल्क आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर। 2.5% की कमी की गई है टीवी पैनल के पुर्जे पर लगने वाले सीमा शुल्क में। 7.5% सेवा से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क को। राजकोषीय संतुलन साधने की रहेगी मशक्कत। केंद्र सरकार का अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य के मुताबिक 6.6% रहेगी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। चलिए ये भी आप लोग देखिए, आकलन ही लगा सकते हैं। कमाई और खर्च दोनों को बढ़ा रही है सरकार। विदेश जाना और पैसा भेजना पड़ेगा महंगा। और 20% TCS भारत से बाहर 7 लाख रुपए तक अधिक धन भेजने पर बात हो रही है। गन्ना भुगतान पर चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपए की राहत की बात की गई है। और 15% टैक्स दायरे में रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को, सहकारी समितियों को सिर्फ। दिल्ली को 1168 और जम्मू कश्मीर को 35,381 करोड़ देने की बात हुई है। चलिए देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,518 करोड़ देने की बात हुई है। भारत में सबसे ज़्यादा छोटे मझोले उद्योग हैं
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में आप देखें एमएसएमई की संख्या 6.3 करोड़ है, यूनिकॉर्न की संख्या 85 है। राजकोषीय प्रबंधन तूफान से कश्ती बाहर निकालने का मुद्दा है, ये अपने अपना विशेषज्ञ टिप्पणी दे रहे हैं। वंचितों को प्राथमिकता में रखती है सरकार। मोदी सरकार ने अमृतकाल के अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। और 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो कहते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए बजट भी लाया जाता है। और सुगम होगी तेज विकास की राह, ये भी पढ़ते रहिए आप लोग। ये नवजात शिशु की सटीक भविष्यवाणी, एक खरी खरी तंज कसा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। हिमाचल में से दिखेंगे पर्यटन के शिखर, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। नई लकीरें खींचेंगे श्री अन्न योजना, तो इसे भी देखिए लगिएगा। एक खेल का क्षेत्र है, गिल है कि मानता ही नहीं है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध आप देखिए हैदराबाद में जो खेला जा रहा था, उसी को लेकर बात हो रही है। और क्रिकेट आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जीत खेला जाता है। भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर 2-1 से जीते हैं ये सीरीज। यूडब्ल्यू ने तैयारियों को लेकर कमेटी से पूछे सवाल। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 27 से 28 मार्च तक सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप होना है ना, तो उसी के लिए। एंजो फर्नांडीज रिकॉर्ड ट्रांसफर फील्ड पर चेल्सी से जुड़े। अर्जेंटीना के मिडफील्डर एनजी फर्नांडीज की बात हो रही है। मध्य क्रम में गिल और सूर्य कुमार प्रबल दावेदार हैं। सरकार ने खेलों के लिए खोला खजाना, 3,397 करोड़ आवंटित किए हैं। और पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे 723 करोड़ बढ़ोतरी खेलो इंडिया कार्यक्रम में पर जोर देने की बात हुई है। और देखिए, खेल में जितना आप लोग खर्च करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, शिक्षा व्यवस्था की उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उतना ही बेहतर वो परिणाम भी दे पाएंगे। ठीक है। और एलजी ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 को होगा महापौर चुनाव। ये आप देखें, दिल्ली में नगर निगम में चुनाव हुए थे एमसीडी के, और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन अभी तक अध्यक्ष को चुनाव नहीं हो पाया। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के प्रतिबंध हटे। शादी का साझा देकर मतांतरण का बनाया दबाव, दी हत्या की धमकी। ये आप देखें कि आजकल मतांतरण का, धर्म परिवर्तन का काफ़ी मामला चल रहा है, तो ये भी देख लीजिए। बजट खतरनाक, देश को कर्ज में झोंकने वाला है। ये आप देखेंगे कौन कह रहे हैं, सिसोदिया साहब कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हैं। ये आप देखें, रामलला के लिए अयोध्या पहुंचा शालिग्राम। मुस्लिम धर्मगुरु बोले वह दिन दूर नहीं जब पाक अफगानिस्तान का भारत में होगा विलय। चलिए आप लोग देखते रहिए, ये सब चलता रहता है। इस पर ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा देने की। प्रतापगढ़ में मानस विरोधियों और समर्थकों में टकराव। एक गैंगस्टर बुड्ढा के साथ संबंधों में आप नेता समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे, लुधियाना की बात हो रही। सिगरेट जलाने के दौरान हुआ विस्फोट, 2 की मौत हुई महाराष्ट्र में। इटावा सफारी पार्क में शेरनी ने दिया शावक को जन्म। मां ने गलती से 3 बच्चों को पिलाई जहरीली दवा, मौत हो गई है। देखिए, इसलिए कहते हैं बड़े ध्यान से होना चाहिए। कोलकाता पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परेश रावल। अभिनेता व भाजपा नेता परेश रावल ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। कोलकाता में पुलिस ने रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी ना। उन पर चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। रणथंभौर में बागिन T114 और शावक की मौत हुई है राजस्थान में। चचेरे भाई ने दी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता TS वजीर की हत्या की सुपारी। धनबाद आग में मारे गए लोगों के स्वजन को 4 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है झारखंड में। जोशीमठ में विद्यालय खुली तो दोस्तों से मिले विपुल नजर आए बच्चे। अब आप देखिए कि जोशीमठ उत्तराखंड की बात हो रही, जो आप देख रहे हैं कि दरार आ रही घरों में और आपदा देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। भारत में स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। द्रौपदी का उदाहरण दे तृणमूल विधायक बोले बांट कर खाने का आनंद ही कुछ और है। टीएमसी विधायक कबीर का दावा, पार्टी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं बम। पंजाब की स्कूलों में पहुंचने लगा नशा। चलिए आप लोग देखिएगा, सब चल रहा है। और पंजाब आप देखेंगे, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें ये भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। कोलकाता में खोला देश का पहला सबसे बड़ा संग्रहालय। 1814 में आज ही के दिन अब कोलकाता में भारत का पहला और दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय इंडियन म्यूजियम खोला गया था। वर्तमान में यह भारत सरकार के अधीन। इसमें जीवाश्म, मुगल चित्र, कंकाल जैसी कई प्राचीन वस्तुएं हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले भारतीय जज बने थे शंभुनाथ पंडित।
1863 के में आज के दिन ही न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने 1867 तक इस पद पर काम किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट थी राजकुमारी अमृत कौर। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 1889 में आज ही के दिन लखनऊ में हुआ था। इंग्लैंड में से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1918 में वह भारत लौटी और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने संविधान सभा में शामिल होकर संविधान निर्माण में योगदान दिया। हिमाचल में मंडी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने दिल्ली में एम्स के निर्माण में योगदान दिया। उनकी डेथ आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1964 में हो गई थी। ठीक है, फायर फेस्टिवल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आप देखें स्कॉटलैंड के सेटलैंड द्वीप के लेक विक में फायर फेस्टिवल के दौरान लकड़ी से बनाए गए विशाल जहाज पर आतिशबाजी का जश्न मना रहे हैं। 1880 में शुरू हुआ था इस फेस्टिवल। और देसी गायों में बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। आइसर के शोधकर्ताओं ने 4 नस्लों की जीनोम सीक्वेंसी कर उनके विशिष्ट गुणों की पहचान की है। जीनोम संरचना क्या होती है, क्या काम करता है? तो जीन नामक छोटी इकाइयों से बनी संरचना जीनोम कहलाती है और जैसे जीवों के बढ़ने, उनके विकसित होने और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज रहती है। जिस तरह इमारत के लिए एक ब्लूप्रिंट में यह जानकारी होती है कि कैसे बनाया जाए, जीनोम में वह सभी जानकारी होती है जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जीनोम को समझने के बाद ही विज्ञानी जीवों अथवा पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारियां ही आप देखेंगे कि जानकारियां बीमारी से लड़ने और पौधों तथा मवेशियों के नस्लों में सुधार में अहम भूमिका भी निभाती हैं। चलिए, कड़ाकी की सर्दी से निजात मिलने के संकेत। पठान के 1 सप्ताह में कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। आप देखिए सबसे ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ था। बाइडन बोले पीएम मोदी का जून या जुलाई में हो सकता है अमेरिका दौरा। और आप देखेंगे कि चीन ने 34 लड़ाकू विमान व 9 युद्धपोत भेजे। ताइवान ने सेना को किया अलर्ट। या आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइपे इसकी राजधानी है, लेकिन ताइवान कहता है हम आज़ाद हैं। तो उसी की बात हो रही है। कनाडा में कामागाटा मारू स्मारक में फिर तोड़ फोड़ हुई है। या आप देखेंगे कि 376 भारतीयों की याद में बनाया गया था ना। एक कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ। गुलमर्ग में हिमस्खलन से 2 विदेशी पर्यटकों की मौत हुई है। जज की निगरानी में होगी उड़ीसा के मंत्री हत्याकांड की जांच। अभी मंत्री को आपने देखा हुआ नव किशोर दास की हत्या कर दी गई ना, उन्हीं के। शाहिद या खाकान की वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। और डेगन को चुनौती से निपटने को भारत से सैन्य सहयोग मजबूत करेगा अमेरिका। और बीबीसी और हुआवे में बना पवित्र रिश्ता। और अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी मान कार्रवाई करेगा भारत। बिहार में 499 छात्राओं वाले परीक्षा केंद्र में एकमात्र छात्र घबराहट में बेहोश होकर गिर पड़ा। देख लीजिए, बिहार की बात हो रही है। बिहार अलग ही है। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आप देखेंगे कि दैनिक जागरण का पेज नंबर 8 और 10, 12 अपलोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो कुछ टाइम में वो हो जाएगा। तो उन 3 पेज में जो महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के लिए होगी, उनकी भी क्लास आप लोगों को इसके बाद मिल जाएगी। तो ये अभी अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप लोग एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं बजट का और पढ़ सकते हैं। और याद रखिए, जो आप लोगों को पॉइंट बताए ना, उन्हें जरूर नोट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कही गई है। पहले इसके वित्त मंत्री कौन थे, वर्तमान में किसने इसे क्या किया, पेश किया, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसने किया। ये सब पॉइंट आप लोगों को किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करने की बात हो रही है, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये पॉइंट आप लोगों को अपने एक पेज लेना है, उस पर नोट्स बना लेना है। ठीक है, बाकी के 3 पेज जो बचे हुए हैं उनकी भी बहुत जल्दी ही क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे दे सकते हैं, बता सकते हैं।